Good morning, student. My name is Ghazala Tarnum and I am a student of Bachelor of Science. Today we will study the liquid state. We completed the solid gaseous state from the state of matter. Now let's take its contents. तो इसके कंटेंट्स में क्या क्या हमें पढ़ना है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के हिसाब से जो कंटेंट्स है वो देख लेते हैं। तो लिक्विड स्टेट में हमें बस इतना ही पढ़ना है। क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द लिक्विड इंक्लूडिंग वेरियस अप्रोचेस, मतलब लिक्विड स्टेट का क्या स्ट्रक्चर है, कैसे वो काम करता है और उसकी क्या साइज़ है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या एवापोरेशन है, क्या कंडेंसेशन है, ये सब देखना। रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये पढ़ना है और फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड पढ़ना है। उसमें मोलर वॉल्यूम, वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन एंड पैराकोर्ड्स पढ़ना है। तो और शुरू करते हैं लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में सबसे पहले लिक्विड स्टेट का इंट्रोडक्शन दे देते हैं। तो इन केस ऑफ गैसेस, जैसे कि गैसेस में हमने पढ़ रखा है कि मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे के बहुत दूर दूर रहते हैं और उनका जो वॉल्यूम होता है नेग्लिजिबल माना जाता है और उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी नेग्लिजिबल माना जाता है। लेकिन अगर बात करें लिक्विड की तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के थोड़ा करीब होते हैं, सॉलिड स्टेट की तरह नहीं। ये जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा दूँ कि मान लो ये हमारा कोई कंटेनर है, ठीक है। तो इसमें जो गैसेस स्टेट होगा ऐसे 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 होगा, लेकिन यही जब बात करते हैं लिक्विड स्टेट की, ये भी एक कंटेनर है तो लिक्विड स्टेट ऐसे 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 इस फॉर्म में होंगे, इतना पास पास होंगे। तो इसमें जो था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम था, एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस भी थी। लेकिन लिक्विड में देखेंगे तो एक दूसरे से डिस्टेंस कम है, तो डिस्टेंस कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इन लोगों में ज़्यादा होगा। तो ये लोग एक दूसरे के पास रहते हैं। और ये जो है इसकी वॉल्यूम भी मानी जाती है, इसकी तो वॉल्यूम नहीं मानी जाती थी, नेग्लिजिबल मानते थे क्योंकि ये इतना दूर दूर में है। लेकिन ये थोड़ा करीब है तो इसकी वॉल्यूम भी कुछ ना कुछ होगी। और ये मतलब कि गैसेस से ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी रखता है। तो लिक्विड पॉजेस फ्लूइडिटी, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि एकदम अपने जगह पे फिक्स रहेगा, इसकी जो ये मूवमेंट भी करेगा, फ्लूइडिटी भी रहेगा। लेकिन जितना गैस कंप्रेस हो जाता था उतना ये लिक्विड नहीं, जो लिक्विड है ये उतना कंप्रेस नहीं होएगा जितना गैस हमारा कंप्रेस हो जाता था, ठीक है। तो लेकिन सॉलिड से तो ज़्यादा होगा ही लिक्विड में। सॉलिड कैसा हो जाएगा, अगर यही कंटेनर लें तो सॉलिड एकदम फिक्स रहता है, इनके बीच में स्पेस नहीं होता है। और लिक्विड में थोड़ा स्पेस होता है और गैस में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। तो इसलिए इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हो जाएगी ये बहुत कम होगी सॉलिड में, उससे थोड़ा कम लिक्विड में होगी। और सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर अगर होगी तो ये वो इसमें हो जाएगी गैस में। तो ये सॉलिड हमारा हो गया, ठीक है। तो लिक्विड पॉजेस फ्लूइडिटी लाइक गैस की तरह फ्लूइडिटी है, ये मतलब इधर उधर डिस्प्लेस भी हो सकता है और इनकम्प्रेसिबिलिटी भी है जैसे सॉलिड में, लेकिन उतनी नहीं है जितनी सॉलिड है। तो लिक्विड स्टेट में कंसिडर्ड एज इंटरमीडिएट स्टेट, सही बात है, इंटरमीडिएट हो गया गैस का और सॉलिड का, क्योंकि ये कॉम्प्रेस भी हो रहा है और गैस तो सॉरी ये कॉम्प्रेस कम हो रहा है जितना गैस में होता था। और ये फ्लूइडिटी भी लिक्विड में है जैसे गैस में होती थी। और इसकी वॉल्यूम भी है जैसे इसमें सॉलिड में होती है, इसकी वॉल्यूम नहीं है। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस में एक नेग्लिजिबल माना जाता था, इसमें थोड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जैसे सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखा जाएगा। और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड स्टेट पढ़ लेते हैं। तो लिक्विड स्टेट में एक वॉल्यूम कोई ना कोई होएगा, भले वो वॉल्यूम शेप का ये कंटेनर के शेप का ही क्यों ना ले ले, लेकिन होगा, वॉल्यूम होगा, ठीक है। और इनकी कोई डिफिनिट शेप नहीं है, इनकम्प्रेसिबिलिटी भी है और डिफ्यूज़ भी करेगा क्योंकि इसमें मूवमेंट है तो ये इसमें डिफ्यूज़न भी होएगा। फ्लूइडिटी भी है, फ्लूइडिटी है लेकिन उतनी नहीं है जितनी लेस देन गैस है। और एवापोरेशन होएगा इसमें, जब हीट देंगे तो इसको पढ़ना है आगे। और सरफेस टेंशन होएगा इसका। तो ऑल प्रॉपर्टी आर एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो जो गैस की जो कैरेक्टरिस्टिक है, गैसेस की कैरेक्टरिस्टिक
गैसेस कैरेक्टरिस्टिक किसके बेसिस पे हो रहा था? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस KTG के हिसाब से। इसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ लिक्विड के हिसाब से होएगी, ठीक है, विच इज़ बेस्ड ऑन द फ्लोइंग पोस्टुलेट। उसमें भी हमने गैसेस में भी पोस्टुलेट्स पढ़ा था, अब इसमें लिक्विड में भी पोस्टुलेट। तो ए लिक्विड इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का गैस भी होता है और मॉलिक्यूल का लिक्विड भी होता है। मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड और क्वाइट क्लोज टुगेदर, ये एक दूसरे से थोड़ा पास रहते हैं, जितना फर्क रहते हैं गैसेस में उससे कम, और जितना पास रहते हैं सॉलिड में उससे भी कम, उससे कम, ठीक है। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और क्वाइट लार्जर, ठीक है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी देखने को मिलेगा। मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड आर स्टेट ऑफ कांस्टेंट रैपिड मोशन, इसमें मोशन भी होएगा कांस्टेंट, उसमें कोलिजन हो रहा था, एक दूसरे से टकरा रहा था, इसमें मोशन होएगा, उतना कोलिजन नहीं होएगा। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और हमने इसमें भी पढ़ा था, गैसेस में भी पढ़ा था कि उसका भी एवरेज काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के बराबर है। मीन्स कि टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी। डेट इज इसकी भी स्पीड है, डेट इज स्पीड, जो स्पीड ऑफ लिक्विड होएगा वो भी वेरी करेगा, वेरी होएगा, ठीक है। अब और कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड में सबसे पहले बात करें अगर शेप की, तो शेप कैसी होगी? तो इसकी डिफिनिट शेप नहीं होगी। क्यों डिफिनिट शेप नहीं होगी? क्योंकि किसी भी लिक्विड को जिस कंटेनर में रखते हैं वो उसी का शेप ले लेता है। ऐसे में रखेंगे, ऐसे में रखेंगे, या फिर ऐसे में रखें, जिस तरीके के शेप के कंटेनर में रखेंगे तो वो उसी तरीके का शेप ले लेता है। तो इसकी कोई डिफिनिट शेप नहीं है, ठीक है। वेसल्स की शेप ले लेता है एट विच दे आर पुट, दिस इज बिकॉज मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड आर इन स्टेट ऑफ मोशन, मोशन के स्टेट में रहता है, इसलिए अगर इसको यहाँ पे रखा जाएगा, यहाँ पे रखा जाएगा, मान लो ऐसे किया, फिर ये मूवमेंट करके यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे चला जाएगा और इसकी शेप ले लेगा, क्योंकि इसकी जो मॉलिक्यूल्स है वो मोशन में है। हाँ, उतनी मोशन में नहीं जितनी गैस में है, लेकिन वो इतनी स्ट्रॉन्ग भी नहीं जितनी सॉलिड में होती है कि वो अपने प्लेस से डिस्प्लेस नहीं होते, उसी तरीके से है। वॉल्यूम हैव ए डिफिनिट वॉल्यूम, लिक्विड का एक वॉल्यूम है, जैसे कि गैस का बिल्कुल नहीं था, तो इसमें वॉल्यूम है। अब कुछ उतना नहीं है जितना सॉलिड में होता है, लेकिन इसकी वॉल्यूम है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम इसलिए क्योंकि इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें देखा गया है, ठीक है। तो इसकी जो ये है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो स्ट्रॉन्ग होती है गैसेस के रिस्पेक्ट में, और ये कम्प्लीटली मूव भी उतना कम्प्लीटली नहीं करता है जितना गैसेस करता है। तो इसमें जो मूवमेंट है उतना देखा गया, रैपिड मूवमेंट देखा गया, लेकिन फ्री टू मूव नहीं है। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल आर नॉट कम्प्लीटली फ्री टू मूव, फ्री मूव नहीं कर सकते हैं। अब और डेंसिटी देखते हैं, तो डेंसिटी में देखते हैं तो लिक्विड हैव मच हायर डेंसिटी देन गैसेस, गैसेस से ज़्यादा डेंसिटी होती है लिक्विड में, ठीक है। और दिस इज़ बिकॉज, ये क्यों होता है? तो लिक्विड आर क्लोज टुगेदर, मैंने बताया था कि गैसेस के रिस्पेक्ट में लिक्विड जो है वो थोड़ा क्लोज होते हैं। तो मॉलिक्यूल थोड़ा क्लोजली पैक हो गया तो इनकी डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा हो गई गैसेस के रिस्पेक्ट में, लेकिन उतनी भी डेंसिटी नहीं हुई जितनी सॉलिड्स की होती है। मैं बार बार कह रही हूँ कि लिक्विड जो है गैस और सॉलिड्स का इंटरमीडिएट है। तो मॉलिक्यूल आर मच मोर क्लोज पैक्ड देन द गैसेस, तो इसलिए इनमें डेंसिटी भी पाई जाती है। कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर, जैसे कि मैंने बताया, तो लिक्विड आर मच लेस कॉम्प्रेसिबिलिटी देन द गैसेस, गैसेस में जितनी कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर, जितना वो दबाव महसूस कर सकता है, दवा कर सकते हैं, गैसेस में उतनी लिक्विड में नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मॉलिक्यूलर डिस्टेंस होते हैं, लेकिन उतना नहीं जितना गैसेस में होता है। तो बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, लिक्विड के डिस्टेंस में जो सेपरेशंस होती है वो कम होती है गैसेस के कंपेयर में, ठीक है। अब और डिफ्यूज़न देखते हैं, तो लिक्विड डिफ्यूज़ ऑल्सो, लिक्विड भी डिफ्यूज़ होता है लेकिन गैस से कम होता है। जितनी डिफ्यूज़न गैस में ज़्यादा होती है उतनी ये लिक्विड में कम होती है। अगर डिफ्यूज़न का ये देखें, क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ डिफ्यूज़न, तो सबसे ज़्यादा डिफ्यूज़न किस में होएगी? गैस में होएगी, उसके बाद फिर लिक्विड में होएगी, उसके बाद फिर सॉलिड में होएगी,
ठीक है। तो इसमें लिक्विड में डिफ्यूज़न है लेकिन उतनी नहीं जितनी गैसेस में है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी जो मॉलिक्यूल्स है, इसकी मॉलिक्यूल क्लोज है, हल्की क्लोज है, इसकी मॉलिक्यूल बिल्कुल फ्री है और इसकी तो एकदम टाइट क्लोज है, टाइट क्लोज है, इसलिए इसमें डिफ्यूज़न होगा लेकिन उतना नहीं जितना गैस में और उतना कम भी नहीं जितना सॉलिड में होगा। अब हम वेपर प्रेशर देखते हैं। वेपर प्रेशर इज़ द मेन टर्म टू डिफाइन लिक्विड स्टेट। इसी पे हमें बहुत कुछ पढ़ना है, तो एकदम ध्यान से एक एक चीज़ पढ़ना। तो मान लो कि कोई बीकर लिया या वेसल्स लिया, ठीक है, इवैक्यूलेटेड वेसल्स लिया, पैक्ड वेसल्स लिया, ठीक है, उसको एक मैनोमीटर से कनेक्ट कर दिया, मैनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे देखो एक वेसल्स हमने लिया, ये हमारी वेसल्स है और इसको हमने कनेक्ट कर दिया मैनोमीटर से, ये हमारी मैनोमीटर है, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या बोला है कि ना, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ लिक्विड, काइनेटिक थ्योरी ऑफ लिक्विड के हिसाब से मॉलिक्यूल में कुछ मूवमेंट देखा गया है, जो वाटर लिक्विड की जो मूवमेंट है वो देखी गई है और डिफरेंट डायरेक्शन में, वो डिफरेंट डायरेक्शन में भी जाती है। तो ये कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, तो इनकी जो स्पीड होगी वो डिफरेंट होगी। अब इनकी जो स्पीड डिफरेंट होगी तो इनकी काइनेटिक एनर्जी भी डिफरेंट होगी, हर जगह पे डिफरेंट, ज़्यादा मूवमेंट, ज़्यादा स्पीड, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी। तो इसी तरह से कोई पार्टिकुलर टेम्परेचर, एक टेम्परेचर मान लो फिक्स कर दिया, अब उस पर जो उसकी एनर्जी होगी वो मॉलिक्यूल्स की वो भी हाई हो जाएगी, क्योंकि एक टेम्परेचर पे उसकी मूवमेंट भी ज़्यादा होने लगेगी और उसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। सम ऑफ द मॉलिक्यूल, तो यही कह रहा है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एनर्जी ऑफ द सम मॉलिक्यूल में भी हाई, कुछ हाई हो सकते हैं और कुछ हाई हो कि उसकी एनर्जी इतनी हो सकती है कि वो जो लिक्विड था बहुत सारा उससे ऊपर जाए, ठीक है, ऊपर जाएगा और वो जो एक दूसरे से अट्रैक्ट था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे जो बंधे हुए थे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ के वो ऊपर स्पेस में चला जाए उस लिक्विड वाले स्टेट से। तो वो जो ये करेंगे, छोड़ कर जाएंगे, मतलब कि वो ऊपर चले गए जो मॉलिक्यूल्स और ये उनके में जो ख़त्म हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो एक दूसरे से ऐसे ऐसे थे, तो एक दूसरे से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। अब इनमें टेम्परेचर दिया गया, तो टेम्परेचर देने से कुछ मॉलिक्यूल्स, मान लो ये वाला ऊपर चला गया तो ये इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ख़त्म हो गया, तो अब ये जो मॉलिक्यूल्स ऊपर गया तो ये गया और ये गया, फिर धीरे धीरे ये गया, फिर ये गया, तो ये जो छोड़ के जा रहा है ये इस पे अपने स्टेट को स्पेस में, ये स्पेस है ऊपर मान लो, और यहाँ पे बहुत सारा वाटर था, लिक्विड मॉलिक्यूल्स थे, तो ये स्पेस गया। इसी प्रोसेस को तो एवापोरेशन कहते थे। तो देखो, एट एनी पार्टिकुलर टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर से एनर्जी ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल सो हाई होएगी क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ जाएगी और दे ओवरकम ये ऊपर चले जाएंगे, मतलब जो अपने स्टेट से आगे चले जाएंगे और उनकी जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो ख़त्म हो जाएगी। वो ख़त्म होने से वो ये अपने स्टेट से ऊपर चले जाएंगे। इस प्रोसेस को हम एवापोरेशन कहते थे, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बीतेगा मॉलिक्यूल्स ज़्यादा ये होंगे, एवापोरेट होंगे, ज़्यादा एवापोरेट होंगे तो वो जाएंगे और फिर वो कंटेनर से टकराएंगे और उसके बाद फिर ये कंटेनर से टकरा कर फिर इनकी जो ये है घट जाएगी, जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन था फिर ऊपर में बन जाएगा और फिर ये नीचे आ जाएंगे। तो एज टाइम गो मोर एंड मोर मॉलिक्यूल ऑफ द लिक्विड लिव लिक्विड स्टेट, यहाँ से तो ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा यहाँ से सब मॉलिक्यूल जाएंगे एंड ये स्पेस में यहाँ पे बहुत सारे जमा हो जाएंगे। द मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट एबव द लिक्विड स्टेट आर कॉल्ड वेपर। अब जो ये इस फेज में होंगे इसको तो वेपर कह दिया क्योंकि ये जा चुके हैं, इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो थी वो ख़त्म हो चुकी है और ये एक दूसरे से मूव करेंगे और ये मूव करते करते फिर अब ये ऊपर जाएंगे, ऊपर जाकर ये टकराएंगे। ये ठंडी चीज़ है तो ये जो है इसमें उतनी
टेम्परेचर नहीं है जितनी इस लिक्विड में टेम्परेचर थी। तो फिर अब ये इसमें टकरा तो जाएंगे और फिर क्या करेंगे, ये रिकैप्चर हो जाएंगे लिक्विड में। पहले ये वेपर बन गए थे, ये यहाँ से अपने स्टेट से फ्री होकर ये स्पेस में चले गए थे और ये वेपर हो गए थे। फिर ये ऊपर जाते जाते ये इतना ये हो गए कि फिर ये कंटेनर के वॉल से टकरा गए और फिर इनकी जो ये थी स्टेट वेपर की थी, जो गैस बन चुके थे, वो फिर से लिक्विड हो जाएंगे, रिकैप्चर करके लिक्विड हो जाएंगे और वो फिर नीचे आ जाएंगे दोबारा। तो इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। ये हमने पढ़ा भी था 10th में 9th में, ठीक है। तो इस तरह के प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। और जो लिक्विड है, जो छोड़कर जो लिक्विड स्टेट से फ्री होकर जा रहा था जो मॉलिक्यूल्स, वो उसको एवापोरेशन कहेंगे। और जो स्पेस में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स थे कंटेनर के से टकराने से पहले, उनकी टेम्परेचर कम होने से पहले वो वेपर थे, फिर उनकी टेम्परेचर कंटेनर के टकराने से कम हो गई, फिर वो दोबारा वाटर बन गए, सॉरी लिक्विड बन गए, उसके बाद फिर वो नीचे आ गए और वो रिकैप्चर हो गए। उसके बाद फिर वो प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कह दिया। तो हो गया ये। उसको जैसे जैसे लिक्विड ऐड करेंगे इवैक्यूलेटेड वेसल्स में और हम लिक्विड ऐड करते जाएंगे, तो सबसे पहले जो उसकी वेपर प्रेशर होगी वो तो ज़ीरो होगी, क्योंकि तुरंत किसी भी कंटेनर में लिक्विड डाला और वो एवापोरेट तक करना शुरू नहीं कर देंगे, तो उनमें फिर टेम्परेचर दिया जाएगा। उस टेम्परेचर को जितना भी टेम्परेचर दिया जाए, एक क्रिटिकल टेम्परेचर की, हाँ भाई इसमें जो इस टेम्परेचर से वो एवापोरेशन कर सकते हैं, तो वो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे। उसके बाद कांस्टेंट रखेंगे, उसके बाद फिर वो वाटर मॉलिक्यूल एवापोरेट करेगा, एवापोरेशन से फिर वो वेपर बनेंगे, उसके बाद फिर वो जाएंगे, फिर वो टकराएंगे। तो इस तरीके के प्रोसेस को कंडेंसेशन कहेंगे। फिर वो जो नीचे आ जाता है उसको कंडेंसेशन कहेंगे। तो वही इनिशियली देयर इज़ नो मॉलिक्यूल वेपर, पहले तो कोई वेपर नहीं करेगा, रेट कंडेंसेशन ज़ीरो होगा, वेपर मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे तो कंडेंसेशन भी ज़ीरो होएगा। अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख देते हैं तो एवापोरेशन भी कंटिन्यू कांस्टेंट रेट एवापोरेशन भी होना शुरू हो जाएगा। एवापोरेशन हो जाएगा जैसे जैसे, तो फिर वेपर हमारा बहुत सारा हो जाएगा। वेपर फेज से फिर मोर और मोर रेट ऑफ कंडेंसेशन, जितना वेपर होगा उतना कंडेंसेशन होएगा। तो वही बोल रहा है कि हमारा एवापोरेशन जो है वो कंडेंसेशन जैसे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना एवापोरेशन होगा उतना कंडेंसेशन होगा, ठीक है। जितना वेपर मॉलिक्यूल्स होंगे उतने कंडेंसेशन होंगे। तो उनका जो रेट ऑफ कंडेंसेशन है और जो रेट ऑफ वेपोराइजेशन है वो दोनों सेम होंगे। अल्टीमेटली स्टेज इज रिच, जहाँ पे ऐसा स्टेज आएगा जहाँ पे रेट ऑफ कंडेंसेशन बिकम रेट ऑफ एवापोरेशन, जितना रेट होगी उतनी एवापोरेशन होगी। अब मेनी मॉलिक्यूल्स री एंटर टू द लिक्विड और लीव द लिक्विड स्टेट इन द सेम। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो पहले तो वेपर बनेंगे, उसके बाद फिर वो कंटेनर से टकराएंगे, फिर वो दोबारा लिक्विड बन जाएंगे और फिर वो उसी कंटेनर में आ जाएंगे जहाँ पे इसमें थे। तो वो जो प्रोसेस हो रहा है, फिर से गए और फिर से टकराए, फिर से वो लिक्विड बन गए, वैसे स्टेट को इक्विलिब्रियम कहा जाता है। कि पहले वो लिक्विड थे, फिर वेपर बने, फिर कंटेनर से टकरा के फिर वो लिक्विड बन गए। तो वो वैसा स्टेट, जितना हमारा कंडेंसेशन था उतना वेपोराइजेशन हो रहा, और जो लिक्विड सेम था कंटेनर में वो सेम है। तो वैसे स्टेज को एक इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं, ठीक है। अब ऐसा कुछ हो रहा है तो प्रेशर भी एग्जिस्ट करेगा। जो मैनोमीटर में हमने प्रेशर लगाया था वो प्रेशर भी एग्जिस्ट करेगा। तो वो प्रेशर क्या था, प्रेशर एग्जर्टेड बाई वेपर, जो वेपर के द्वारा प्रेशर, अब वो ऊपर जा रहा है तो कुछ ना कुछ उसकी ये प्रेशर तो होगी ना। जो वेपर जो यहाँ से छूट के जा रहा था, मान लो ये वाटर है, सॉरी लिक्विड है, तो ये ऊपर जा रहा था तो प्रेशर होगा इसके ऊपर, तभी तो ये ऊपर जा रहा। तो ऐसे प्रेशर जो वेपर के द्वारा प्रेशर लगा है उसको वेपर प्रेशर कहते हैं। तो एट दिस स्टेज इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, और समटाइम्स कॉल्ड सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। कभी कभी एक रहेगा क्योंकि ये बार बार ऐसे उठा रहा है, सब कुछ मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं कंटेनर से टकरा रहे हैं फिर आ रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट में इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर होएगी तो उसको सैचुरेटेड वेपर प्रेशर बोला जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर अब वेपर प्रेशर क्या होता है, तो वेपर प्रेशर होता है, देख लेते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एट एनी टेम्परेचर मे बी डिफाइंड एज द प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर प्रेजेंट। बताया था कि किसी भी कंटेनर में मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल्स में ये इनको टेम्परेचर दिया गया, ये मॉलिक्यूल है इसको टेम्परेचर दिया गया तो ये एवापोरेट कर रहे हैं तो हर एक
मॉलिक्यूल्स में एवापोरेट, ये अपने स्टेट से फ्री स्टेट में जा रहा है तब इनको प्रेशर लग रहा है, और ये जो प्रेशर, यही जो प्रेशर लग रहा है वेपर के द्वारा, इसी को कहते हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, और ये हमारा क्या है, वेपर है। ठीक है, जो खाली स्पेस में रहे, ना लिक्विड में रहे ना कंटेनर के वॉल से टकरा के जो रिटर्न आता हो उसे तो हम, वो तो फिर से लिक्विड हो गया और तब हम उसे वेपर नहीं कहेंगे, लेकिन जब लिक्विड से ऊपर जाए तो उसे वेपर कहते हैं। तो और इक्विलिब्रियम पॉइंट पे वो सैचुरेटेड हो जाएगा, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। तो इसी ऐसे टेम्परेचर को, जो कांस्टेंट टेम्परेचर, यहाँ पे सबसे बड़ा रोल किसका, टेम्परेचर को। तो एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर जो वेपर में प्रेशर एक्सर्ट होगा वही प्रेशर को हम वेपर प्रेशर कहते हैं। अब आगे पढ़ेंगे सम इम्पॉर्टेंट रूल प्रोसेस टू द एवापोरेशन, एवापोरेशन में क्या होता है, और फिर आगे का लेक्चर